तो चलिए आज हम लोग एल्कीन्स स्टार्ट करने वाले हैं। एल्कीन्स फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेक्टिव वे में एल्कीन्स को हम लोग कवर अप करेंगे। आज हम लोग बहुत बेसिक सी बातें करने वाले हैं एल्कीन्स में। तो आइए एल्कीन्स को स्टार्ट कर लेते हैं। एल्कीन्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कीन्स, है ना। चलिए एल्कीन्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एल्कीन्स क्या होती हैं। तो ये जो एल्कीन्स हैं आप लोग जानते हैं, एल्कीन्स आर द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होती हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एलिफैटिक क्यों बोला गया? क्योंकि इनमें कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं पाई जाती है, एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको एलिफैटिक बोला। दूसरी चीज यहां पर बोला गया कि अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि जब हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट किया था तो हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करते समय हम लोगों ने क्या बोला था? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। दूसरी चीज हमने आपको बताई थी कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो एल्कीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? जल्दी से बताएं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए यह आ जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड टर्म। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, तो आप समझ ही रहे हैं कि एल्कीन्स हो चाहे एल्केन्स हो चाहे एल्काइंस हो, बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के, इसीलिए उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? चलें, तो ये हुआ आपका एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। और एल्कीन्स को हम लोग ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ये आपका एल्कीन का एक एग्जांपल हुआ जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। और एल्कीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स भी बोलते हैं। और ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। क्या मतलब होता है? ऑयल फॉर्मिंग, जिससे ऑयल बना सकते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे ओलिफिन्स। क्या बोलेंगे? ओलिफिन्स बोलेंगे। चलें और आगे हम लोग बात करते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की। जब हम लोग लेक्चर नंबर 1 हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो जनरल फार्मूला होता है उसको कभी भी हम लोग क्या नहीं करेंगे? याद नहीं करेंगे। उसको बनाने का तरीका हमने आपको बताया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एल्कीन्स हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n होगा। याद रखने वाले बच्चों के लिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एल्कीन्स में जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वो कार्बन का जस्ट डबल होता है। आप जनरल फार्मूला से देख भी रहे होंगे। और एल्केन्स में क्या होता है? हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल से तो ज्यादा होता है। और एल्काइंस में क्या होता है? हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल से 2 कम होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट हो रहा है। बेटा बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में हम लोग वहीं पहुंचने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो कम हो गए हैं उनको लाने की कोशिश करिए, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी मेरी। अगर आप कम हुए तो एनर्जी कम हो जाएगी, जल्दी से आ जाएं। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काडाइंस। क्या मतलब हुआ इसका? जल्दी से समझते हैं। मतलब ये हुआ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहां कितनी जगह पाया जाए बेटा? 2 जगह पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एल्काडाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्काडाइंस बोलेंगे, है ना। चलें, तो एल्काडाइंस का स्ट्रक्चर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल आपकी नजरों के सामने है, इस एग्जाम्पल में क्या है? ये एल्कीन का एग्जाम्पल है और 2 बार इसमें डबल बॉन्ड आया है, इसीलिए इसको एल्काडाइंस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलें, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काट्राइंस। अगर 3 बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाएगा आपको तो उसको एल्काट्राइंस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो सही तरीके से तो 3 बार आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, इसीलिए इसका नाम देंगे हम लोग एल्काट्राइंस। क्या इतनी बातें क्लियर हैं सबको? चलें जल्दी से आते हैं, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की। किसकी बात करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स, इथीन की बात करते हैं। इथीन आप जानते हैं C2H4 होता है, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा? जिसका जनरल फार्मूला होता है क्या?
जनरल फार्मूला किसी भी एल्कीन का CnH2n होता है और इथीन का फार्मूला C2H4 है, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलिन होता है, या एथिलीन भी बोलते हैं आप लोग। क्या बोलते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं, है ना। जल्दी से बताएं, क्या किसी को ये बात समझ में आ गई है? कोई बोलेगा? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बोलें। जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे। चलिए, बहुत सारे बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में आ गया है, क्लियर है। चलें, वेरी गुड। आइए अब हम लोग बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम एल्कीन का स्ट्रक्चर, इथीन का स्ट्रक्चर तीन तरीके से पढ़ेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, डैश स्ट्रक्चर में, एंड किसमें, बॉल एंड स्टिक मॉडल में एल्कीन में इथीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए बिना देर किए सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जल्दी से यहां नजरें गड़ाइए, यहां पर कार्बन है, यहां पर एक और कार्बन है, ये दो कार्बन है। अब इस कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 4 होती है तो 4 इलेक्ट्रॉन। क्या इस कार्बन के साथ भी यही काम होगा, इसमें भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे बेटा। देखो ये पाए गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन कब स्टेबल होगा, जब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो खुद ही कम है, तो डोनेट कहां से करेगा। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। बट इक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट। तो ये बनाएगा कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। किसके साथ बनाएगा, ध्यान देंगे, ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। यहां आप समझ भी सकते हैं, जो रेड कलर के डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, ये इलेक्ट्रॉन आपका किसका है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है। और ये जो ब्लू कलर के क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, ये किसका है, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से समझिए क्या होगा, यहां से ये होगा बेटा, अगर आप ध्यान दें, अगर आप बातों को समझने की कोशिश करें तो यहां से देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। तो इस कार्बन की अगर मैं बात कर लूं, तो इस कार्बन को अगर आप देखें तो देखो इसके पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 ये हो गए और 2 ये हो गए 6 एंड 2 ये हो गए 8। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें बेटा इस वाले कार्बन की, तो इस वाले कार्बन की भी कितने, इसके पास भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इस तरीके से ये हो गया स्टेबल। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी से बोले, क्या आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन सीख लिया है? जल्दी से बताइए, अगर हां तो जल्दी से बताएं। बिल्कुल बेटा, आप लोग आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो बच्चे आए हैं, अभी अभी आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हो सके तो आप लोग शेयर भी करिए। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जी से पढ़ा पाते हैं, आप लोग जानते हैं। क्लियर है सबको, सब लोग समझ गए हैं, है ना। चले, वेरी गुड। आइए और बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डैश स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? हमने बोला आपको कि 3 तरीके से इथीन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो हम दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं, डैश स्ट्रक्चर पर। लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डैश स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें बॉन्ड बना करके हम लोग दिखाएंगे। ये सिंपली हम लोग यही स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डैश स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना। अब इसमें आपको यह भी पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक आपका पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये चीज जानते भी हैं आप लोग। तो ये इस तरीके से हो गया अपना डैश स्ट्रक्चर। इसमें बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी वैल्यू होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। हमने आपको एक बार पहले भी बता रखा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की
बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बात आपको पहले से भी पता है, हमने आपको फिर से बताया। समझ रहे हैं? चले तो बताएं जल्दी से। डैश स्ट्रक्चर भी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलिए, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो वो 1.08 होती है। कितनी होती है? ये जो बॉन्ड लेंथ लिखी है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन की लिखी है। किसकी लिखी है? ये कार्बन और हाइड्रोजन वाली बॉन्ड लेंथ लिखी है। कौन सी? कार्बन हाइड्रोजन वाली। ये 1.08 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है ना? क्लियर है? चले, हाइब्रिडाइजेशन एट ईच कार्बन इज, भाई ये हम क्यों पढ़ें? हम तो निकाल के देख सकते हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? तो सिग्मा बॉन्ड अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सिग्मा और यहां पर एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई भी लोन पेयर नहीं, तो हम लिखेंगे 3 सिग्मा प्लस 0 LP। 0 LP का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 3 ऑर्बिटल्स फिल होंगे, 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर हम यहां पर बेटा एंगल्स देखें तो एंगल्स देखने में हमें क्या मिलेगा? ये हमारा 120 डिग्री का एंगल हमें दिखाई देगा, ये 120 डिग्री का एंगल दिखाई देगा, और ये 120 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। तो हम ईच कार्बन के अराउंड चारों तरफ अगर बात करें कि कितने एंगल्स बनेंगे, तो टोटल कितने एंगल्स बनेंगे बेटा? 3 एंगल बनेंगे, और तीनों एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो 120 डिग्री की होगी। क्या इतनी बात भी क्लियर हुई आपको? चलें फिर और आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके और आगे चलते हैं, मूव करते हैं और आगे की तरफ। अब बात करते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल की। बॉल एंड स्टिक मॉडल देखिए किस तरीके से होता है। इसमें 2 कार्बन है। क्या है? 2 कार्बन, और ये दोनों कार्बन, ये हैं दोनों कार्बन, है ना? ये दोनों कार्बन एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर और एक हाइड्रोजन से इधर। ये कार्बन का बॉन्ड, ये कार्बन का बॉन्ड, इस तरीके से इसको बोलते हैं बॉल स्टिक मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा? बॉल स्टिक मॉडल। आप यहां से इधर भी देख सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग आइसोमेरिज में, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने आपको एक बात बताई थी। हमने आपको बोला था कि इसमें डबल बॉन्ड जब होता है एल्कीन्स में, हिंडर्ड रोटेशन पाया जाता है। हिंडर्ड रोटेशन मतलब रोटेशन आसानी से नहीं होता है, जबकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। यहां पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन फ्रीली नहीं हो पाता है, हिंडर्ड रोटेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए एल्कीन्स जो होती हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की होती हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करती हैं। ये बातें हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में बात की थी, इनके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो आप इसी चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, आइसोमेरिज्म विद अंसारी सर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट से आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलें अब इसमें हम कार्बन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख ही चुके थे। यहाँ एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का एंगल होगा, ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना? यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी डिस्टेंस की, कार्बन कार्बन के बीच की, तो क्या लिखा है? 134 पिकोमीटर लिखा है ना बेटा? पिकोमीटर में लिखा है। अगर इसी की बात मैं एंगस्ट्रॉम में कर दूं आपसे तो क्या होगा? एंगस्ट्रॉम में बेटा यही 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो जल्दी से। हो जाएगा ना? तो आपको डिपेंड करता है कि एंगस्ट्रॉम में पूछा जा रहा है, ऑप्शंस किस में दिए गए हैं, याद रखेंगे इस बात को। चलें इतनी बात भी आपको क्लियर हुई। यहां पर अगर हम बात करते हैं इस डिस्टेंस की तो 1.08 एंगस्ट्रॉम हमने आपको बताई थी, या पिकोमीटर में 1.08 पिकोमीटर हो जाएगी। बात क्लियर है? जल्दी से बताएं, बात समझ में आ गई है? अगर किसी को कुछ भी समझ में आया तो जल्दी से बता दें, नहीं समझ पाए समझ गए। चलें और आगे चलते हैं हम लोग। ये भी आपको पता था कि ये सिग्मा, एक इसमें पाई बॉन्ड होगा, है ना? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इतनी देर से तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं। चलें आते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उस पर 1-2 MCQs की बात करते हैं, फिर हम लोग और आगे की बात करेंगे। जल्दी से, बहुत स्पीड में आप लोग आंसर देंगे। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथाइलिन मॉलिक्यूल, जल्दी से बताएंगे। चारों ऑप्शन आपकी नजरों के सामने हैं, आंसर बताएं जल्दी से।
बेटा ब्लर नहीं होगा, अब ब्लर नहीं होगा, देखो अभी भी ब्लर है। अब ब्लर नहीं है ना? चले अब आंसर बताएं। बेटा अब ब्लर नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं देख रहा हूं, इसमें ब्लर नहीं है। अब जल्दी से आंसर बताएं। फर्स्ट का ए बता रहे हैं, सुजैन खान का आंसर आ गया है फर्स्ट का ए। उबैदुर रहमान खान का आंसर ए। हुदा खान फर्स्ट ए। सूफिया खातून ए। चले बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। आप लोगों को अगर पता होगा तो अगर कहें तो स्ट्रक्चर बनाए, वरना तो हम लोग आगे की बात करते हैं। सिंपल 5 सिग्मा बॉन्ड थे और एक पाई बॉन्ड था, आप लोगों ने देखा भी था। आप लोग कैलकुलेट भी आसानी से कर सकते हैं। चलें हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ ओलिफिन्स के नाम से पूछा गया, तो ओलिफिन्स किसका दूसरा नाम होता है बेटा? जल्दी से बोलो। एल्कीन्स का ना। चले तो बताइए एल्कीन्स का जनरल फार्मूला आपको पता करना है। बहुत तेजी से आंसर देंगे आप, और आंसर मिलेगा आपको कौन सा? आंसर मिलेगा कौन सा? सुमैया लई, बिल्कुल सही आंसर दिया। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, एकदम सही आंसर है। बाकी किसी का आंसर ही नहीं आ रहा। सुजैन, उवैद, बेटा आंसर देने में थोड़ी सी स्पीड दिखाया करिए। चले अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन्स एंड आइसोमेरिज्म की। हालांकि आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि एल्कीन्स में जो आइसोमेरिज्म होती है वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में आइसोमेरिज्म पढ़ते समय बातें की हैं उसके बारे में। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। आपको पता है कि आपके पास में क्या है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेक्चर्स आपके पड़े हुए हैं, आप वहां से जाकर के अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स जो होती है वो क्या होंगी? सिमेट्रिकल एल्कीन। एंड दूसरे टाइप की एल्कीन्स जो होंगी हमारी कैसी होंगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगी। कैसी होंगी बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन किसको बोलेंगे और अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसको बोलेंगे? बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सिंपल सी बात हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर किसी एल्कीन को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगी, और ऐसी एल्कीन जिसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। कैसी होगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। चलें यहां पर ये जो एल्कीन बना रहे हम, बताइएगा क्या ये सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है? बिल्कुल भाई सिमेट्रिकल तो है। इसको हम इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में यहां से तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगा। सिंपली समझ गए होंगे आप लोग सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब। और क्या होता है? द एल्कीन्स इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन। या ऐसी एल्कीन जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन्स। ये है आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन। आप लोग समझ सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स इसके चहक रहे थे अभी। अब बात कर रहे हैं इधर, यहां पर अगर हम देखें तो ये एल्कीन अगर हम ब्रेक करते हैं इसको डबल बॉन्ड से, तो इधर मिलेगा हमको कौन? इधर मिलेगा सिर्फ CH2 और इधर मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, है ना। इस तरीके से मिलेगा। तो ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। द एल्कीन इन विच डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, या सिंपल में आप याद रख सकते हैं कि ऐसी एल्कीन जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सकता हो उसको बोलते हैं क्या? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। बात समझ में आ गई है? चले और आगे की तरफ मूव कर ले हम लोग। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, देखिए अनसिमेट्रिकल पार्ट्स। आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। कौन सी आइसोमेरिज्म इसमें सामने आएगी? देख लेते हैं हम लोग उसको पहले। द फिनोमेना इन विच 2 और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसको लेफ्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो 2 तरीके की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये सब भी हम लोग, चेन पोजीशन, ये सब पढ़ चुके हैं ना। चलिए इन सब चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं, वहाँ से देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मर्स, ऑप्टिकल, डायस्टीरियोमर, रोटामर, ये सब पढ़ चुके हैं। एनेंसियोमर्स भी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इन सबको छोड़ देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स चाहें तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं हम लोग। देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस 2 तरीके की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। छोड़ने में बेटा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो तुरंत बता देंगे हमें, है ना।
छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास लेक्चर्स हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। हम लोगों का सिलेबस ऑलरेडी ज़्यादा बचा हुआ है, तो हमको डबल डबल पढ़ने की ज़रूरत तो तब आएगी जब हम लोग एक बार ख़त्म कर चुके होंगे, है ना। चले, सेम ग्रुप इन सेम प्लेन अगर मिलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग सिस, और सेम ग्रुप इन डिफरेंट प्लेन मिलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो ये जो एल्कीन होगी हमारी, कौन सी एल्कीन होगी, ये होगी हमारी सिस एल्कीन, सिस आइसोमर इसको हम लोग बोल सकते हैं। दिस आइसोमर, द आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स लाई इन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस आइसोमर। उसको क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे, है ना। चले, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इसको ट्रांस आइसोमर क्यों बोल रहे हैं, जब सेम ग्रुप लाई इन द डिफरेंट साइड, तो क्या होगा, द आइसोमर इन विच टू आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। इसमें क्या होगा, इट डिस्क्राइब द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, उसके बारे में ये सब बताता है। ये सब भी हम लोग बातें वहां कर चुके हैं। चलें, अब एग्जाम्पल दिया है इसमें, तो थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके का है। आप समझ ही गए होंगे कि ये सिस है, ये आपका ट्रांस है, तुरंत आपके समझ में ये बात आ गई होगी। तो यहां पर ब्यूटूइन, ये ब्यूटूइन, लेकिन ये सिस ब्यूटूइन होगा क्योंकि सेम साइड में है ना। और ये ट्रांस ब्यूटूइन होगा क्योंकि इसमें सेम ग्रुप इन अपोजिट साइड में है, अपोजिट प्लेन में है। कन्फर्मर्स ये भी छोड़ते हैं हम लोग, इनके बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा गया है, तो आप आसानी से निकालना जानते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं ना, पीछे पढ़ चुके हैं। बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी ऐसी एल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगी, जल्दी से बताएं। जो बच्चे बाद में आ रहे हैं, लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिए, कनेक्ट होने की कोशिश करिए, जल्दी से बताएं। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है वो बच्चे जाएंगे प्लेलिस्ट से जाकर के अटेंड कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। चले जल्दी से बताएं, स्क्रीन छोड़ दी है आपके लिए। फर्स्ट का सी। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमने जो कंडीशंस बताई थी, थोड़ा सा आप क्वेश्चन है तो रिवाइज कर लेते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ये जो दो खाली वैलेंसी होती हैं, ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो एल्कीन जो होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एलिजिबल होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर ए और बी यहां आ गया तो इस कार्बन पे ए और बी नहीं आएगा, आ सकता है, बट इसकी दोनों वैलेंसी ए से सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, बी से सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैलेंसी ए या बी से सेटिस्फाई हो गई, सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हो गई, तो क्या नहीं होगा, तो वो आपका एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो इसीलिए यहां पर अगर देखें तो इसमें देखो ये दोनों वैलेंसी सेम है, गलत बात। यहां देखते हैं इसको, तो इसमें देखो इधर ठीक है, एक साइड CH3 एक साइड हाइड्रोजन लगा होगा, लेकिन यहां तो दोनों सेम होगा, इसीलिए ये भी नहीं शो कर पाएगा। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की, इसमें CH3 का होल ट्वाइस, दोनों सेम है, इधर से ही नहीं करेगा, और यहां भी सेम है तो यहां भी इसी वजह से नहीं करेगा। यहां देखेंगे तो एक CH3 एक CH लगा है, बिल्कुल सही है, यहां CH3 और एक CH लगा है इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर, तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा थर्ड वाला, सी वाला आंसर इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कस किया गया वो पूरी तरीके से समझ में आया? आंसर बहुत कम लोगों ने दिया, पता नहीं क्यों कम लोग आंसर देते हैं, समझ में नहीं आता। चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज बेसिकली ड्यू टू, बताएं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, फ्री रोटेशन की वजह से, या फिर नन ऑफ दीज। यहां ध्यान देंगे, फ्री रोटेशन अबाउट सी सिंगल बॉन्ड सी है, फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। चले जल्दी से आंसर देते हैं, देखें कौन बताता है सही आंसर। अभी आपको हमने बोला भी था हिंडर्ड रोटेशन होता है इसमें, या उसी का दूसरा नाम यहां पर यूज किया गया है, जल्दी से बोलें। मोहम्मद तबिश सेकंड का सी बता रहे हैं, सूफिया ने भी एक मिनट, सूफिया ने भी सी बताया, सुजैन ने भी सी बताया, मरियम ने भी सी बताया। अच्छा,
बेटा अभी मैंने क्या बोला, गलत कर रहे हैं आप लोग। मैंने अभी बताया आपको कि फ्री रोटेशन नहीं होता, हिंडर्ड रोटेशन होता है। कैसा होता है? हिंडर्ड रोटेशन। और हिंडर्ड रोटेशन का दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वहां फ्रीली मूव नहीं कर पाते बॉन्ड्स, है ना। पाई बॉन्ड क्यों फ्री मूव नहीं कर पाते, इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि एल्कीन्स में एक होता है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से। लेटरल ओवरलैपिंग जब होती है तो फ्री रोटेशन नहीं हो पाता। सिंगल बॉन्ड जब बना होता है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे करके बना होता है, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड बना होता है, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से फ्री रोटेशन हो पाता है ना। तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। तो फ्री रोटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कभी भी फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता है, हिंडर्ड रोटेशन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा हमारा, कौन सा सही आंसर होगा बेटा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बात समझ में आई भाई? किसी को एक्सप्लेनेशन समझ में आया? जल्दी बोल दो। नहीं आया? नहीं बोलोगे? कसम खा के बैठे हो नहीं बोलोगे? अच्छा आया, चलें, क्लियर है। अच्छा रितिष्का, चले हैं आप क्लास में? बाकी लोगों को भी लिंक दे दीजिए बेटा, हम आपका नंबर सेव नहीं कर पाए थे, इसीलिए हम आपको लिंक नहीं शेयर कर पाए हैं। चले, बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स की बात करते हैं, हालांकि करने की जरूरत नहीं है। कॉमन नेम क्या होता है आपको पता है? कॉमन नेम ऑफ एल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन ऑफ द पेरेंट एल्काइन बाय आइलीन, है ना। कॉमन नेम में क्या करते हैं, जैसे अभी हमने बोला था कि C2H4 कहां गया भाई, कहां गया, यहां गया। ओहो, अरे यार इसको हटाओ। चले बेटा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। हाँ 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 हाँ, पहुंच गए सही जगह पे। चले, तो यहां पर बात कर रहे थे हम लोग, हमने यहां पर बताया कि कॉमन नेम में हम लोग क्या करेंगे, एन को हटाएंगे और आइलीन यूज करेंगे। जैसे C2H4 का नाम था, तो C2H4 का कॉमन नेम क्या था? इथाइलिन था। हालांकि हमें कॉमन नेम पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है। इथाइलिन, तो बताइए एथ एन होता, 2 कार्बन का एल्केन होता कि नहीं होता? होता ना। तो अब ये 2 कार्बन का अगर होता तब हम इसको एथेन बोलते हैं, है ना। इस एन को रिप्लेस कर दिया, किससे किया? आइलीन से कर दिया। किससे कर दिया बेटा? आइलीन से कर दिया। बात समझ में आ गई है? जल्दी से बता दें, समझ में आ गई? चलें, कॉमन नेम से तो हमें बहुत ज्यादा बहस भी नहीं करनी है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा एंड गामा। किससे करते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा से हम लोग पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल देखेंगे आप यहां पर, ये है आपका इथाइलिन, अभी मैंने बना के दिखाया भी था। ये है आपका प्रोपाइलिन। ये बताएं जल्दी से, ये कॉमन नेम है कि IUPAC नाम है? जल्दी से बताएं। जो बच्चे बाद में आ रहे हैं वीडियो लाइक क्यों नहीं करते भाई? अच्छा नहीं लग रहा है? जल्दी से बताएं। इथाइलिन ये कॉमन नेम है कि प्रोपाइलिन कॉमन नेम है कि IUPAC नेम है? जल्दी से बताएं। कॉमन नेम है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, कॉमन नेम है। हमने आपको बताया भी था कि कॉमन नेम है, ठीक है। चले एक और एल्कीन, एक और एल्कीन बताओ। ये बीटा ब्यूटाइलिन है। क्या है? बीटा ब्यूटाइलिन है। ये अल्फा ब्यूटाइलिन है। क्यों अल्फा और बीटा बोल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि यहां पर देखिए टर्मिनल पर लगा है, कहां गया? टर्मिनल पर लगा है, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर बीच में लगा है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा से पोजीशंस को इंडिकेट करते हैं, हमने आपको बताया था। चलें, तो ये अल्फा ब्यूटाइलिन और ये बीटा ब्यूटाइलिन। IUPAC नाम की बात करें तो भाई इतना बड़ा सा कंपाउंड है, आपको पता है IUPAC नाम? जल्दी से बताएं। रितिश का सबसे पहले आंसर आना चाहिए आपका, क्योंकि IUPAC आपके में रनिंग टॉपिक है। जल्दी से बताएं इसका सही नाम क्या होगा? IUPAC नाम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है, उसकी नंबरिंग करनी है, IUPAC नाम बताना है। जल्दी से बता दो। ओबैद, सुजैन, मरियम, सूफिया, जल्दी से बताओ भाई, आंसर बताओ। इतना बड़ा कंपाउंड नहीं, आप लोग देख के ही अच्छा, मतलब सर इतना लंबा कैसे हम बताएं, इतनी जल्दी टाइप थोड़ी ना हो जाएगा, आप तो मशीन समझ रहे हैं हमें। बात सही है बेटा, इतना लंबा टाइप तो नहीं हो सकता इतनी जल्दी, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि जो
फास्ट होता है वही जीतता है, और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तो आप लोग क्या हैं, जल्दी से बताएंगे। आधा आधा बता रहे हैं 4,6 और बाकी गलत कर दिया। अच्छा 4,6 नहीं होगा, मुझे नहीं आता। बेटा मरियम जल्दी से जाके आईयूपीएससी के लेक्चर्स को अटेंड कर लेना। बहुत सिंपल वे में आईयूपीएससी पढ़ाई है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। बार बार हमको ये कहते अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को वहां से जाके पढ़ना चाहिए। पिछले लेक्चर्स जब तक अटेंड नहीं करेंगे आगे के लेक्चर्स में मजा नहीं आएगा। भाई किसी का नाम नहीं आया अभी तक, नहीं बोलोगे? हम ही बताते हैं फिर, आप नहीं बोलोगे तो क्या हम भी ना बोलें? हम तो बोलेंगे ना। सर आपका मन, बोल लीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान दो जल्दी से। देखो यहां से हम लोग डबल बॉन्ड को दूसरे नंबर पे पा जाएंगे। नंबरिंग अगर यहां से करते हैं तो बहुत दूर मिलेगा, इसीलिए हमारी प्रायोरिटी जो है सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड के कंपेयर में किसकी होती है? मल्टीपल बॉन्ड की होती है। सूफिया ने आंसर बताया है 4 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 2 इन। बात तो बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। चलें देखें 1 2 3 4 5 6, और कोई अगर इधर गया तो समझ लेना गला दबा दिया जाएगा। इधर नहीं जाना बेटा, लंबे से लंबी कार्बन चेन चुननी है। तो 7 और इस C2H5 को अगर ओपन करोगे तो क्या ऐसे नहीं ओपन करोगे, CH3 CH2 से, और ये CH2 अटैच होगा तो ये 7 और इसी में एक मिलेगा 8। तो 6 पर मिलेगा मिथाइल, 4 पर मिलेगा इथाइल। तो 4 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 2 इन, यही आंसर है क्या? चलें, कई सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया, टाइम लगा आपको लिखने में लेकिन आप लोगों ने लिखा। वेरी गुड, आप लोग सही परफॉर्म कर रहे हैं। चलें, ये हो गई, ये 7 कार्बन की हो रही है पेरेंट चेन, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, CH2 CH3 के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं, जैसा मैंने ओपन करके दिखाया था। अब अगर ये चेन ले लेते हैं हम बेटा, ये चेन ले लेते हैं तो हो जाएगी 8 कार्बन की। प्रेजेंटेशन में आप लोग देखिए कितना मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? देख करके ही तुरंत समझ में आ रहा होगा। यहां मिल रहा है हमको 8 कार्बन, इसीलिए पेरेंट चेन होगी हमारी 8 कार्बन वाली, है ना? तो ये पहले वाली गलत है, ये वाली सही है पेरेंट चेन, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 8 कार्बन में ऑक्ट मिलेगा, सफिक्स एल्कीन है तो ईन यूज करेंगे, तो ईन यूज कर लिया। कितने पार्ट्स में नाम लिख रहे हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल देखें अगर हम तो क्या होगा, लोएस्ट लोकेंट रूल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। तो 2 पोजीशन पर हमको ईन मिल रहा है तो लोकेंट लिख दिया हमने 2। और बताओ हमको 4 पर मिल रहा है इथाइल, ये है हमारा मिथाइल, ये हो गया हमारा इथाइल। तो हम अल्फाबेट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड फॉर सब्स्टिट्यूएंट, तो इथाइल को हम लोग लिखेंगे कैसे? पहले 4 पोजीशन पर है तो 4 इथाइल हो गया, 6 पोजीशन पर है तो 6 मिथाइल हो गया। पूरा नाम हुआ 4 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 2 इन। कितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने नाम लिखा, बात समझ पाए कि नहीं? बेटा इतने बार आप लोग मैसेज रिट्रैक्ट क्यों कर लेते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। चलिए एक और कंपाउंड है आपके सामने, जल्दी से बताएं क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं? जल्दी से बोले, कौन लिखेगा इसका नाम? जो लिख देगा इसका नाम आज हम समझ लेंगे कि आज उसको आ गई आईयूपीएससी। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कसम खा के बैठे हैं आज लाइक नहीं करना है किसी भी कीमत पे। देखें आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। रितिश का नाम नहीं आया बेटा, आपने पिछले उसका कंपाउंड का नाम नहीं बताया। देखते हैं कौन बताएगा नाम सबसे पहले। आईयूपीएससी नाम बताइए जल्दी से। टू इथाइल पेंट 1 इन, सूफिया खातून ने बता दिया है 2 इथाइल पेंट 1 इन। 2 इथाइल पेंट 1 इन, 2 इथाइल 1 पेंटीन। बात सही है बेटा, तीनों आंसर सही दिए गए हैं, बिल्कुल बात सही है। ये जो नंबरिंग है, ये जो पेरेंट चेन सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना जरूरी होता है, रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा है। और अगर हमने इसको इंक्लूड नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा, इसे इंक्लूड करना जरूरी है। और एडजेसेंट नंबर भी देना जरूरी है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 5 कार्बन मिले तो पेंट लिख दिया,
ईन एल्कीन है तो ईन लिख दिया, एल्कीन की पोजीशन 1 है तो 1 ईन लिख देंगे, है ना। और यहां पर लगा इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, क्या, तो 2 पर लिख देंगे इथाइल पेंट 1 ईन, इसका हो जाएगा आंसर। ये फिर से आपको अड़ंग वड़ंग वाला कंपाउंड दिया है, मुझे लगता है आप इसका भी आईयूपीएसी नाम लिख पाएंगे, अगर चाहे तो लिख सकते हैं। जल्दी से बताएं लिख करके, क्या लिख पा रहे हैं? चलें जल्दी से लिख करके बताएं, लिख पा रहे हैं? आईयूपीएसी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, यहां पर मौका मिल रहा है आपको आईयूपीएसी रिवाइज करने का, है ना, आईयूपीएसी रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। ये आईडी लॉगिन है, मतलब इससे कमेंट होगा ना, कमेंट करो इससे, वो तो पता होगा ना तुम्हें, फोकस एंड वो सब। बेटा जल्दी से आंसर बताएं। चलिए बेटा आंसर आया, अभी तक तो किसी का आंसर नहीं मिला, जल्दी से आंसर दे बेटा। 3,4,6 मिथाइल ऑक्ट 3 इन, चलें देखते हैं, चेक किया जाएगा। 3,4,6 ट्राई मिथाइल ऑक्ट 3 इन, दो आंसर बिल्कुल एकदम सेम आए हैं, सूफिया खातून और उबैदुर रहमान का। तो चलिए भाई हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या हम पेरेंट चेन इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से फिर इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। क्या ये पेरेंट चेन सब लोगों ने ली? क्या सबको समझ में आया? रितिस्का ने भी आंसर दिया है, यही जो सभी बच्चों ने आंसर दिया है। चलें 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 जल्दी से। ऑक्ट, क्योंकि इसमें 8 कार्बन आ रहे हैं, ऑक्ट, और ये एल्कीन है तो ईन होगा, ऑक्ट ईन हो गया, है ना। 1 2 3 4 ये नंबरिंग की हम लोगों ने 8 कार्बन मिले, 3 पोजीशन पर ईन मिला तो 3 ईन लगा दिया। मिथाइल बेटा हमको मिल रहा है कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 4 पर एंड कार्बन नंबर 6 पर। 3,4,6 ट्राई लिखेंगे, 3,4,6 ट्राई मिथाइल ऑक्ट 3 ईन, है ना। तो इसी तरीके से यहां पर 3,4,6 ट्राई मिथाइल ऑक्ट 3 इन मिल गया, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। क्या बताएं आईयूपीएसी को बस किया जाए कि ये कंपाउंड जो आपकी नजरों के सामने है आप इसको भी फिर से सॉल्व करेंगे? जल्दी से बताएं, जल्दी से बोले। जल्दी से बोले, सॉल्व करेंगे कि हम इसको बस करें? आप इसका एक शॉट ले लीजिए। शॉट का मतलब क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? छोड़ा जाए, जल्दी बोलिए, क्योंकि आईयूपीएसी आप लोगों को आती है तो आईयूपीएसी पढ़ के हम लोगों को टाइम नहीं खराब करना है, हमें टाइम बचा करके कुछ दूसरी जगह पर यूज करना है। जल्दी से बोलें, कोई बोलता नहीं है आप लोगों में, बोलते बहुत कम है आप लोग। जी छोड़ दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, जिसने नहीं लिया अभी ले ले, हम हट जाते हैं। चलें, हो चुका होगा। चलिए ये सब छोड़िए, आप लोग नाम जो है चेक कर सकते हैं, लास्ट में हम आंसर पे आपको दिखा देंगे, उस टाइम पे भी आप चाहें तो, अभी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग आंसर भी चेक कर पाएं। जो आंसर आपने लिखा है वो भी हो जाएगा, है ना। कंपाउंड भी है, आंसर भी आप लोगों को मिल सकता है, जल्दी से चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। गया? अरे सर लेने दीजिए स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा, ले लो ले लो जल्दी से। हो गया, डन, वेरी गुड, डन। चले, 3,2,7 डाई मिथाइल डेक 4 इन
ये सब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट या आप वीडियो दोबारा से प्ले करके देख लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा गया, स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है, तो मैं इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम और IUPAC नेम, यहाँ पर कुछ बातें करेंगे हम लोग। तो ये इनके हमें स्ट्रक्चर मिले हैं। इसमें हम कॉमन नेम की बात करें तो अल्फा ब्यूटाइलिन होगा, क्योंकि देखिए अल्फा पोजीशन पर 4 कार्बन, तो अल्फा ब्यूटाइलिन। IUPAC नेम, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटाइलिन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बीटा पेंटाइलिन। 1 2 पे मिल रहा है बीटा पेंटाइलिन। IUPAC नेम 1 ब्यूटीन और इसका IUPAC नेम 2 ब्यूटीन या ब्यूटूइन। इसका IUPAC नेम पेंट 2 इन। क्या सबको समझ में आया? ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा दिया? कोई है जो बोलेगा? बताएंगे जल्दी से? चलें, सीख गए आप लोग, समझ गए? चलिए आगे और चलते हैं, और भी कुछ बातें हैं। ये स्ट्रक्चर, ये यहां पर हमने देखा। ये बताओ कौन सा ग्रुप लगा है बेटा, जल्दी से मार्क किया है जो? आइसो ग्रुप है क्या? आइसो ग्रुप है ना, पहचान रहे हो कि नहीं? रितिश का बेटा आज ही क्लास में हमने बताया, पहचान रही होगी इसको, ठीक। आइसो 4 कार्बन तो ब्यूटाइलिन, आइसो ब्यूटाइलिन है ना। अच्छा बताओ ये आइसो पेंटाइलिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका कोई कॉमन नेम हम लोगों को नहीं लिखना है। IUPAC की बात करें तो 2 मिथाइल प्रोपीन, इसके IUPAC की नाम की बात करें तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन मिलेगा। चले जल्दी से, पेंटा 1,3 डाई इन मिलेगा। अगर इसके नाम की बात करें, जल्दी से देख करके बताएं क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? लास्ट वन रिपीट बेटा, अभी हम रिपीट करते हैं। पहले इस स्लाइड को देखिए जो भी आपके सामने है, अभी हम रिपीट करते हैं। लास्ट में कौन सा वाला था उसको हम रिपीट करते हैं, ठीक है? जल्दी से बताएं ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अरे भाई बोलो। यहां पढ़ने का मतलब है एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड, चलें क्लियर है। किसने क्वेश्चन पूछा? सुजैन खान। बेटा पीछे कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई थी, जल्दी से मुझे बताना। पीछे कौन सी बात ऐसी आ गई थी जो आपको समझ में नहीं आई थी, जल्दी से मुझे बताना। लास्ट वन, ये क्या करना था? रिपीट करना था। इसमें क्या रिपीट करना है बेटा? देखो ये हो गया 1 और ये 2, तो ये हो गया आपका, अगर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो अल्फा होता। यहां पर 2 कार्बन पे है तो इसीलिए इसको बीटा बोलेंगे, और इसमें कार्बन है बेटा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसीलिए इसको पेंटाइलिन बोलेंगे। और अगर IUPAC नाम की बात करें तो क्या होगा? 5 कार्बन की वजह से पेंट होगा, और 2 पोजीशन पर लगा है इन तो इसीलिए पेंट 2 इन बोलेंगे। क्या समझ में आया? जल्दी से बताओ। थर्ड वाला बेटा जल्दी से बताओ। थर्ड वाला ही एक्सप्लेन कर रहा था मैं, मुझे पता था कि वहीं कुछ दिक्कत हुई है आपको। सुजैन खान बेटा जल्दी से बताओ, समझ में आ गया हो तो आगे चल सकते हैं हम लोग। नहीं, जल्दी बताया करो बेटा। चलें, चलिए ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। IUPAC नाम भी लिख चुके थे। IUPAC नाम इसका देना है, हम इसको छोड़ रहे हैं बेटा। आंसर वगैरह सब कुछ दिया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा से इनके नाम को समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है ना? देख सकते हैं आप, यहाँ से इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि IUPAC आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका IUPAC नाम देना है तो जल्दी से देखें, ये कार्बन कार्बन होंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसका IUPAC नाम आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसको जो है बाद में देख लेंगे, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगी। बीटा क्यों है बेटा? बताया मैंने, बीटा इसलिए है क्योंकि उसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 पर लगा है। अगर कार्बन नंबर 1 पर लगा होता तो अल्फा होता है ना, और कार्बन नंबर 2 पर लगा इसीलिए बीटा है, और अगर कार्बन नंबर 3 पर पहुंच जाता तो गामा हो जाता। अब समझ में आया? अच्छा आ गया समझ में, मैसेज रिट्रैक्टेड। चले कोई नहीं, ये बात समझ में आ गई। और आगे बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट करते हैं, और एकदम बेसिक लेवल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। बेसिक लेवल से हम लोग बातों को सीखना शुरू करते हैं। तो आइए भाई स्टार्ट कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन।
क्या होता है, सही तरीके से समझिएगा। ये आपका बनेगा इस तरीके से, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या, डबल बॉन्ड। ये हो गई आपकी एल्कीन। इसका हमें क्या करना है बेटा, प्रिपरेशन करना। क्या करना, प्रिपरेशन करना है। ठीक है, कहां से करना है, कैसे करना है, उसको समझिएगा, ध्यान देंगे। ये यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमने यूज किया है ना, सिंगल बॉन्ड यूज किया। यहां पर हमने क्या किया, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यूज किया। आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्कीन को एल्केन से कैसे बनाएंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन को एल्काइन से कैसे बनाएंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से कैसे बनाएंगे। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी कन्वर्जेंस में भी इनकी जरूरत आपको पड़ेगी और इनसे यूज करके आप एल्कीन में कन्वर्जन कर पाएंगे, है ना। चले, तो अगर हम एल्केन से एल्कीन में जा रहे हैं तो हम लोग यहां पर करा सकते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा इलिमिनेशन क्यों बोला, आइए इलिमिनेशन को समझते हैं। इलिमिनेशन हमने इसलिए बोला क्योंकि ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, और ये कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड और बने हुए हैं। इसी तरीके से तो आप लोग यहां देख पा रहे हैं, है ना। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है, इस तरीके से, है ना, ये बनाना है। तो हम क्या करें, क्या ऐसा काम यहां पर कर दें जिससे हमारा ये बॉन्ड बन जाए, है ना। तो कैसे बनेगा, हम यहां से मान लो कि यहां पर कोई एल्केन है ना, तो हाइड्रोजन लगा है, इन हाइड्रोजन्स को क्या कर दें, इस तरीके से एलिमिनेट कर दें, यहां से H2 निकाल दे रहे हैं। तो हम रिएक्शन में हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो क्या बोल देंगे, डीहाइड्रोजिनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। जब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे तो ये जुड़ करके यहां पर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। बात समझ में आई। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन बोलेंगे। बताएं, अगर एल्केन से एल्कीन को बनाना होगा तो आप लोग एलिमिनेशन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, बात समझ में आई, है ना। तो एलिमिनेशन से आप एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी लोगों को, जल्दी से चिल्ला के बताइए। हाँ क्लियर है। चलें, अब हम एल्काइन को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एल्कीन में। तो एल्काइन से एल्कीन में हम कैसे जा सकते हैं उसको सीखना है। तो देखेंगे यहां पर, यह है एल्काइन। एल्काइन में क्या है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि हमें यहां पर डबल बॉन्ड में जाना है, डबल बॉन्ड चाहिए, है ना। तो डबल बॉन्ड कैसे चाहिए, यहां पर हम क्या करा दें, किसी चीज का एडिशन करा दें, इसका क्या रिवर्स। यहां पर डबल चाहिए था सिंगल में, तो हमने एलिमिनेशन करा दिया और डबल बॉन्ड बना दिया। यहां पर ट्रिपल बना हुआ है, हमको डबल चाहिए, तो हम यहां से क्या करा देंगे, इसके ऊपर एडिशन करा देंगे किसी चीज का। तो यहां से रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहां पर फिर से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, हमें क्या करना है, C ट्रिपल बॉन्ड C इस तरीके से दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, C डबल बॉन्ड C में। किसमें कन्वर्ट करना है, C डबल बॉन्ड C में, इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए मान लो मैं कह रहा हूं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दे रहे हैं, किस किस की प्रेजेंस में होता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग सीखेंगे। अभी एकदम बेसिक बात हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे करेंगे, है ना। तो यहां से हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो एक यहां का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक इस पे बन गया, एक इस पे बन गया, है ना। तो इस तरीके से एल्काइन से एल्कीन में जा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपने इतनी सी बात अभी तक सीखी है कि कभी भी अगर हमको एल्केन से एल्कीन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बोलें क्या करेंगे, तो हमको सीधे सीधे करना है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। और जब कभी भी हमको एल्काइन से एल्कीन बनानी होगी तो हम लोगों को यूज करना है एडिशन रिएक्शन। आइए अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करके एल्केन को एल्कीन में और एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। चले, सबसे पहला प्रोसेस है हमारा बेटा यहां पर, फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। क्या कर रहे हैं हम, एल्काइंस के कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से क्या करेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको कि हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। अभी हमने
एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट किया तो डिहाइड्रोजिनेशन कराया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर हम कह रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन। दोनों टर्म्स अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग? कर पा रहे हैं, ठीक है। चले, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, अब इसमें हम कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे, देखेंगे। एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटालिस्ट फॉर्म सिस एल्कीन। याद रखिएगा, एल्कीन्स में हमने आपको बताया था कि दो तरीके की एल्कीन्स होती हैं, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन, है ना, सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन। तो अगर हम लिंडलार कैटालिस्ट के साथ में एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा करके, तो हमें सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। हमारे पास कौन सी एल्कीन बनेगी? सिस एल्कीन बनेगी। चलिए जल्दी से बात समझिए। लिंडलार कैटालिस्ट जो यहां पर टर्म आया, ये लिंडलार कैटालिस्ट क्या है? यहां पर अच्छे तरीके से देखिए, ये लिंडलार कैटालिस्ट है। अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ काला धब्बा दिख रहा होगा आपको, है ना? हाँ, काला धब्बा, ठीक, जो बचपन में मम्मा लोग हम लोगों के लगा देती हैं, है ना। इट इज अ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ अ पैलेडियम। क्या चीज होता है इसमें? पैलेडियम मेटल। ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन यही बनेगा, पैलेडियम डिपोजिटेड ऑन द कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट। किस पर डिपोजिट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट पर, विच इज देन पॉइजन। क्या हो जाता है? पॉइजन विद क्विनोलिन। किसके साथ में? क्विनोलिन के साथ में, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लेड और सल्फर। कुल मिला के आपको क्या याद रखना? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं एल्काइन का और एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां पर लिंडलार कैटालिस्ट यूज करेंगे। और लिंडलार कैटालिस्ट इतनी जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, इतना ना पढ़ के सीधे सीधे हम लोग रिएक्शन के ऊपर लिखेंगे PDBaSO4 सल्फर या क्विनोलिन, ठीक है ना, PDBaSO4 सल्फर या क्विनोलिन। तो सिंपली बेरियम सल्फेट ले लिया, पैलेडियम ले लिया, और क्या? सल्फर और क्विनोलिन, इनमें से कोई एक ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लिंडलार कैटालिस्ट। और इस लिंडलार कैटालिस्ट का काम क्या होगा? एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना। क्या काम होगा बेटा? एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम होगा। बात क्लियर है? जल्दी से बोलते जाइए। चले, अब आइए रिएक्शन देख लेते हैं। ये है एल्काइन, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन करा रहे हैं। यहां पर PDBaSO4 और क्विनोलिन या सल्फर भी ले सकते हैं। इसको लेने के बाद ये क्या होगा? यहां का एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि एक ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर है? तो इसी तरीके से जब दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक हाइड्रोजन बेटा इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा। देखें यहां पर ये जो था आपका ट्रिपल बॉन्ड था, यहां देखिए, एक बार फिर से देखिए, देखें यहां पर जो है आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से क्या होगा? एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होके, और एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर ऐड हो गया, और ये बन गई आपकी सिस एल्कीन। कैसी बनेगी? सिस एल्कीन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन लिंडलार कैटालिस्ट के साथ में हम करा रहे हैं, तो हमें सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। हमें कौन सी एल्कीन मिलेगी? सिस एल्कीन मिलेगी। जल्दी से बोलो, क्लियर है सबको? क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग और आगे की बात करते हैं। यहां पर एक एल्काइन ली हमने, जिसका कॉमन नेम यहां पर यूज किया एसिटाइलिन। क्या यूज किया? एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन से हम इथाइलिन को कैसे बनाएंगे, है ना। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब दो कार्बन की एल्काइन को एसिटाइलिन कॉमन नेम में बोला जाता है, और दो कार्बन की एल्कीन को कॉमन नेम में इथाइलिन बोला जाता है। तो एसिटाइलिन को हम लोग इथाइलिन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं, हाइड्रोजिनेशन विद लिंडलार कैटालिस्ट PDBaSO4 और सल्फर या क्विनोलिन ले सकते हैं। एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर जोड़ करके C2H4 बना लेंगे, इस तरीके से, है ना। अच्छा, यहां पर बताओ सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा? भाई सिस और ट्रांस क्यों? यहां पर तो कुछ है ही नहीं, यहां पर तो दो ही कार्बन है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका आंसर हो गया इथीन, या इसका ये IUPAC नेम हो गया इथीन, और कॉमन नेम इथाइलिन हो सकता है ना। चलें, मान लीजिए प्रोपाइन ले लिया, मन कर गया हमारा प्रोपाइन लेने का, इसका हाइड्रोजिनेशन हमने करा दिया PDBaSO4 के साथ। तो बताओ क्या होगा? एक हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पर और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ करके आपका इस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जल्दी से कोई है? अभी देखें प्रोडक्ट नहीं बना, अभी कैसे बनेगा प्रोडक्ट? ये बॉन्ड टूटा,
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कोई है बताएगा कोई हमको कि ये वाली जो एल्कीन है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है? जल्दी से बताओ, ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी या नहीं करेगी? जल्दी से आंसर देगा कौन देगा? सबसे पहले आंसर देखते हैं, देखते हैं किसका आंसर मिलता है हमको सबसे पहले। वर्षा ने बोला नहीं, सुजैन खान नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? अच्छा नहीं शो करेगी, नो। तब इसका भी आंसर नो। अदिति बेटा वो कहाँ है आपकी साथी? चलें, ये क्विनोलिन भी लेना था, हमने बताया था। ये क्विनोलिन हो गया, ये प्रोपीन हो गया। बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन होती है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर जो 2 वैलेंसी खाली होती हैं वो दोनों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों वैलेंसी एक ही ग्रुप से, एक ही एटम से, एक ही जैसे कंपाउंड से, मतलब एटम से सेटिस्फाइड है, इसीलिए ये बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एलिजिबल नहीं है ना? चलें, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अदिति बेटा रितिश का कहाँ है? एल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म्स ट्रांस एल्कीन। बताओ, बात वही है, हाइड्रोजिनेशन ही करा रहे हम, लेकिन कैटालिस्ट चेंज कर रहे हैं। एक जगह हमने कैटालिस्ट लिया था, कौन सा? लिंडलार कैटालिस्ट, और दूसरी बार हाइड्रोजिनेशन हम किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसके साथ करा रहे हैं। जब लिंडलार कैटालिस्ट के साथ एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं तो हमको मिल रही है सिस एल्कीन, है ना? और जब हम किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम को लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइन की, तो क्या मिलेगा? ट्रांस एल्कीन मिलेगी। बात क्लियर है? याद रखिएगा, तो लिक्विड अमोनिया में सोडियम के साथ रिएक्शन अगर एल्काइन की कराएंगे तो ट्रांस एल्कीन मिलेगी, और अगर हमने लिंडलार कैटालिस्ट के साथ हाइड्रोजिनेशन कराया तो हमको मिलेगी सिस एल्कीन। चलें, ये ट्रांस एल्कीन को देख लेते हैं जल्दी से। ये है आपकी एल्काइन, इस तरीके से आपने हाइड्रोजिनेशन कराया सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। क्या होगा? एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, ये आप सीख ही चुके हैं, अब हमें नहीं लगता कि ये सिखाने की जरूरत है। तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, मतलब क्या होगा? सेम ग्रुप इन द डिफरेंट साइड या डिफरेंट प्लेन नोन एज ट्रांस एल्कीन। क्या बोलते हैं? ट्रांस एल्कीन। तो यहां से आंसर जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? ट्रांस एल्कीन का मिलेगा। किसी को समझ में तो नहीं आ गया? नहीं आया ना? चलें आगे देखें। अभी तक जो पढ़ लिया जल्दी से बताएं, उसमें बनने वाले एमसीक्यूज कुछ आपके सामने हैं। लिंडलार कैटालिस्ट कौन सा है? कौन बता रहा है? जल्दी से आंसर करो, क्वेश्चन बहुत टफ है, बता ना पाना कोई। वर्षाराज फर्स्ट का बी, और बाकी सब कहाँ हैं? फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, लाइन लगा दो बेटा। फर्स्ट का बी बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट का बी PdBSO4 सल्फर क्विनोलिन लेते थे, आपको पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। चले, रिएजेंट यूज्ड इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये नहीं पढ़ा होगा अभी हम लोगों ने, है ना? लेकिन फिर भी आप लोगों से उम्मीद हम कर सकते हैं कि आप लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चले जल्दी से बताएं, अगर रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब समझ रहे हो बेटा? डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, मतलब क्या? -HX, इसका रिमूवल होगा ना। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या रिमूवल ऑफ HX, इसको बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसके लिए कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी? सुजैन खान ने आंसर बताया एल्कोहलिक KOH, और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, है ना? एल्कोहलिक KOH अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी ये पहले आ गया क्वेश्चन, इसको सही टाइम पे आना चाहिए था, लेकिन ये टाइम से पहले आ गया, है ना? चलें अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पार्ट 2 की। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पार्ट 2 में हम कुछ थोड़ी सी और अलग बातें करेंगे, है ना? फ्रॉम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने बोला कि ये टाइम से पहले आ गया था, उसकी बात करते हैं। अब कैसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हम लोग कराते हैं, ध्यान देंगे, जल्दी से समझिएगा। ये है एल्काइल हैलाइड। क्या है बेटा? एल्काइल हैलाइड है। देखो एल्कीन बनाना है तो बेटा हमें क्या करना है? 2 सिग्मा बॉन्ड को जोड़ के एक पाई बॉन्ड बनाना है, एल्काइल हैलाइड में से या एल्केन में से। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जल्दी से बोले। चलें, प्लस
KOH लेंगे और ये KOH जो होगा अपना कैसा होगा, अल्कोहलिक KOH। और ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ये रिमूवल करेगा किसका, यहां पर जो भी H लगा होगा उसका और X का। इसके साथ हीट करेंगे तो हीट करने पर यहां से रिमूवल होगा, किसका रिमूवल होगा बेटा, H का और ये OH का, है ना। और साथ में K और X निकलेगा, ये दोनों KX जाएंगे, है ना। तो यहां पर देखो H2O निकल गया। कहां से निकला H2O, H यहां से निकला बेटा और OH यहां से निकला, तो क्या हो गया, H2O हो गया। साथ में ये जो K है और ये X है, ये दोनों निकलेंगे, कौन से, ये दोनों निकलेंगे, है ना। तो यहां से हमारा क्या हुआ, बीच में आ गया डबल बॉन्ड। क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया। क्या क्लियर है रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इथाइल क्लोराइड का क्लोरोइथेन, इसका IUPAC नेम होगा। यहां से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करा के क्या होगा, यहां से H और OH मिलके क्या निकालेंगे बेटा, जल्दी से बताओ, H2O निकालेंगे। वेरी गुड। फिर इसके बाद में क्या होगा, यहां से ये जो K और Cl है ये मिलके क्या निकालेगा, KCl निकालेगा, निकलेगा। बताओ यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये हो गया इथीन, या इसी का कॉमन नेम इथाइलिन होता है। किसी को समझ में आया, जल्दी से बोलें, जल्दी से बोलें, बात क्लियर है, बताओ भाई क्लियर है कि नहीं, और आगे चले, क्लियर है, चलें आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड या IUPAC नाम की बात करें तो 2-आयोडोप्रोपेन। इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करते हैं। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये है आपका अल्फा। क्यों अल्फा, क्योंकि यहां पर लगा है ग्रुप, और ये हो गया अल्फा अगर, तो इसके बगल वाला बीटा और ये वाला भी तो बीटा होगा, है ना बेटा। यहां पर देखिए एक मिस्टेक है, यहां पर CH2 ना होकर के CH3 होगा, गलती से CH2 हुआ है ना। लास्ट में है, टर्मिनल पे है तो CH3 होगा। इतना तो आप लोग कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं ना, है। अब CH3 नहीं, हाइड्रोजन लग गया, अब पूरा हो गया इसका काम, क्लियर, पूरा हो गया। चले अब यहां से क्या होगा, H और OH तो ये निकलता था, साथ में ये जो है आपका H2O निकलने के बाद यहां से क्या होगा, KI निकल जाएगा, पोटेशियम और आयोडीन, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड मिलकर के यहां पर किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, डबल बॉन्ड का। तो ये देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्या बात समझ में आई आपको, जल्दी से बोलें, क्या ये रिएक्शन भी आप लोगों को डाइजेस्ट हो गई। चले ये भी आप लोगों ने सीख लिया, वेरी गुड। और आगे चलिए जल्दी से, और आगे चल के और आगे की बात कर लेते हैं। समझ लिया आपने, वेरी गुड। चले ये प्रोपाइलीन बन गया, या इसका ये कॉमन नेम, ये आपका IUPAC नेम प्रोपीन हो जाएगा। ये सब आपको आता है पहले से। एक और एल्कीन ले ली हमने, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमोब्यूटेन को लिया। इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहलिक KOH के साथ कराने की कोशिश की और हीट किया। तो हीट करने पर ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा होगा, इधर से ये आपका बीटा होगा, है ना। बीटा और बीटा, बेटा और बेटा नहीं, बीटा और बीटा, ठीक है। एक में बीटा लिखा है, एक में बीटा डैश लिख दिया है, ठीक, जिससे डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां पर कंडीशन बेटा ऐसा है ना कि यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई। अल्फा से तो BR जाएगा, ये तो डन है कि नहीं है, डन है, ठीक। अच्छा इसके बाद में क्या है, यहां से भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो एक बार हम यहां से निकाल करके देखेंगे, एक बार हम यहां से निकाल करके देखेंगे, दो कंडीशन बनेंगी। तो उन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, यहां से मान लो हम बीटा वाले से हाइड्रोजन और यहां से BR निकाल रहे हैं। BR किसके साथ, KBr निकलेगा, OH और H, यहां से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो देखना यहां पर ध्यान देना, बिल्कुल कंसंट्रेशन यही होनी चाहिए। OH और H ये निकल करके यहां से देखो H2O निकला, है ना। बीटा वाले से हाइड्रोजन निकला है बेटा, यहां से अभी बीटा डैश से निकाल के अभी बताएंगे आपको, तो समझ में आएगी बात पूरी तरीके से। यहां से ये जो K था और BR के साथ मिलकर के क्या बना दिया बेटा, KBr बना दिया। क्लियर है, बताओ फिर आंसर क्या मिलेगा। इन दोनों में से यहां से BR गया, यहां से H गया, जल्दी से बताओ। इन दोनों को अगर उठा के बाहर किया आपने, एलिमिनेशन किया, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन किया, तो यहां से क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए ना। तो बताओ यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ब्यूट-2-इन बना। अब बेटा लोग क्या करें, हम लोग यहां से ना निकाल के, हमारे पास कंडीशन ये है कि BR तो अल्फा से ही निकालें, लेकिन हाइड्रोजन हम यहां से निकाल लें। तो हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं बीटा डैश से अब की बार। तो बीटा डैश से निकालने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। यहां से जो है CH2 रहेगा और यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर के क्या निकलेगा बेटा,
H2O, और ये K और ये यहां से Br मिलके क्या निकलेगा, KBr। बताओ H2O निकला, KBr निकला, समझ में आया। अच्छा जब बताओ ये हाइड्रोजन ये Br दोनों निकल गए, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब की बार पाई बॉन्ड यहां बनना चाहिए, बनेगा, जल्दी से बताओ। अच्छा इसमें और इसमें कोई फर्क दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, दोनों में पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी, मेरी डबल बॉन्ड की, बेटा डबल बॉन्ड की, है ना। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या होगा, ये पोजीशन आइसोमर होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग प्रोडक्ट हैं। चलें, क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका होगा, विच इलिमिनेशन रिएक्शन विल बी स्टेबल। बताएं जल्दी से कौन सी इलिमिनेशन रिएक्शन स्टेबल है, विद रीजन बताइए कि कौन सी स्टेबल है और क्यों स्टेबल है। मतलब ये जो दो प्रोडक्ट बना के बैठ गए हम लोग, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को मेजर मानना है, कौन सा माइनर मानना है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेज दैट इफ यू have two product then we decide the major and minor product। तब हम क्या करेंगे, हमें मेजर और माइनर डिसाइड करना पड़ेगा। और हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक नहीं बेटा, इन, रुक जाते हैं थोड़ी देर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी रिसीव बी डन ओनली द मेजर प्रोडक्ट। अभी देखेंगे कि कौन सा मेजर, अभी हमें नहीं पता कि ये मेजर है कि ये माइनर है, ठीक है ना। तो कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं समझा बेटा, मैंने बहुत देर रुक के बोला था, ऑर्गेनिक समझिएगा आप लोग, है ना। तो चलें बताएं जल्दी से कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट वन इज स्टेबल, सुजैन खान का आंसर आ चुका है, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, खाली वीडियो देख रहे हैं बस। खाली वीडियो नहीं देखना है बेटा, सीखना है चीजों को। देखो कितनी कोशिश से सिखाने की कोशिशें कर रहे हैं हम। फर्स्ट वन इज स्टेबल। बेटा सुजैन खान, आंसर तो आपका बिल्कुल सही है कि फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, लेकिन क्यों। हुदा खान बिल्कुल सही आंसर, फर्स्ट इज स्टेबल। क्यों बेटा, रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन। नहीं बताएंगे, चलें बेटा। अभी इसके लिए हम लोगों को एक रूल यूज करना है जिसको हम लोग सेट-जेफ रूल बोलते हैं। किसी को याद आया क्या, नहीं बताया किसी ने। सेट-जेफ रूल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेट-जेफ रूल बोलते हैं। सेट-जेफ रूल हमको बताता है कि अगर दो या दो से ज्यादा एल्कीन का फॉर्मेशन पॉसिबल हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, उस कंडीशन में हम उस एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बताते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। एज इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा बात तो सही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल बात सही है। चलें तो हम लोग अब बात करते हैं कि क्यों ज्यादा स्टेबल है। हमने बताया किससे हम लोग डिसाइड करेंगे इसको, हम लोग डिसाइड करेंगे सेट-जेफ रूल से। और सेट-जेफ रूल क्या कहता है, आइए सेट-जेफ रूल को सीखते हैं। सेट-जेफ रूल कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, ये करेंगे। सेट-जेफ ने जो कहा था वो करेंगे। अब इन्होंने कहा क्या था वो सीख लेते हैं हम लोग। एलिमिनेशन रिएक्शंस में द प्रीफर्ड एल्कीन इज दैट विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। चाहे तो बात वही है, चाहे ऐसे पढ़ लीजिए चाहे ऐसे पढ़ लीजिए कि विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे बताएंगे, हमको कैसे पता है ना। अभी मैं तरीका बताऊंगा वहां से। चाहे तो आप ये पढ़िए कि जिसपे ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे, या ये पढ़िए कि जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं, हम दोनों बातें बता दे रहे हैं आपको जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलें और आगे की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ करके फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। यही रिएक्शन थी हम लोगों की, है ना, पहचान रहे हैं ना आप लोग, इसको पहचान रहे हैं, ठीक। अभी पीछे ये रिएक्शन थी, ध्यान देंगे। देखें इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा है, डबली बॉन्डेड से एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा है ना। इसमें जुड़े हमारे टोटल 2 एल्काइल ग्रुप्स। कितने बेटा, 2 एल्काइल ग्रुप्स। इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से कोई एक एल्काइल ग्रुप, क्योंकि बेटा आप ये पूरा एल्काइल मानोगे ना कि 2 हो जाएंगे, ये एक ही होगा ना, एक होगा, ठीक है। तो यहां जुड़ा है एक एल्काइल ग्रुप। अभी सेट-जेफ साहब ने क्या कहा पीछे रूल में, उन्होंने कहा, अभी नहीं कहा बेटा, बहुत पहले कह चुके हैं वो, ठीक है ना। अभी तो हमने बताया आपको। तो क्या बोला, ये बोला कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर
डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो एल्कीन मोर स्टेबल होगी। बोला था यहां 2 जुड़े, यहां 1 जुड़े। बताओ बात क्लियर? क्लियर। हमने बताया आपको कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से देख सकते हैं, वो भी सेडजेफ रूल ही है, मेरा रूल नहीं है वो, ठीक है ना, सेडजेफ रूल है। तो उसमें कैसे देखेंगे हम लोग? उसमें ऐसे देखते हैं बेटा, ध्यान दो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है हमारा, कौन है ये, इनको हमने कर लिया एक डब्बे में बंद। ये हो गया अपना अल्फा, ये हो गया अपना अल्फा। बताओ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से ही लगे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर बताओ इसको कर लिया डब्बे में बंद, है ना। तो बताओ ये डब्बे में बंद करने के बाद यहां पर ये अल्फा, इसमें अल्फा, और ये तो बेटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा ना। तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर इसमें कितना? 2 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो भाई? होगा। तो बताओ ये वाला ज्यादा स्टेबल है, चाहे हम एल्काइल ग्रुप से देखें, चाहे हम यहाँ अल्फा हाइड्रोजन से देखें, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। आप लोगों का आंसर सही था लेकिन एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मरियम बेटा आप लोग आप जो है स्टार्टिंग से थे इसमें कि नहीं थे? जल्दी से बोलो। अगर स्टार्टिंग से थे तब तो हम एक्सप्लेन करें, मतलब हमें पता चलेगा कि आपने देखा है लेकिन समझ में नहीं आया, है ना। और अगर स्टार्टिंग से नहीं थे तो वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। चलें अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं, बाकी बता दें आप। चलिए भाई, तो यहाँ से देखिए क्या है, इस पे इस तरीके से आपने देखा कि इस पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं और इस पे कितना है? सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप है। ऐसे ही तो है ना बेटा। तो बताओ ये वाला मेजर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अरे बोलो भाई, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ। चले माइनर हुआ ये कि नहीं हुआ? हुआ माइनर। मेजर माइनर समझ में आ गया। अगर 2 एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो कैसे देखोगे मेजर माइनर? अगर किसी को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है अगर तो बता दो जल्दी से। ये है आपके सामने पूरा इसका बायोडाटा, पूरी रिएक्शन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से हम लोगों ने क्या किया? फॉर्मेशन किया एल्कीन का। किस तरीके से करेंगे? इफ देयर आर 2 और मोर एल्कीन्स आर फॉर्म देन वी डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी रिपोर्ट ओनली ऑन द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी रिपोर्ट ओनली मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? बहुत तेजी से क्लियर है। क्लियर की क्रिस्टल क्लियर? पता नहीं, वेरी क्लियर। चलें, इथाइल क्लोराइड ऑन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन गिव। चलो जल्दी से बता दो, इथाइल क्लोराइड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से क्या बनाएगा? और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कराता कौन है? एल्कोहलिक KOH याद रखिएगा, कोई एक्वस KOH मत याद रख लीजिएगा बेटा, नहीं तो अगर तो आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ में अगर करा दी तो एल्कीन लेने गए वो, लेकिन एल्कीन ना लेके लौटोगे, एल्कोहल लेके लौटोगे। और लेके लौटोगे क्या? एल्कोहल जब लोगे तो रास्ते में क्या होगा समझ ही सकते हो। लौट पाओगे? नहीं लौट पाओगे, है ना, नहीं लौट पाओगे। बात सही है। आंसर है बी, बता रहे हैं लोग, आंसर है बी। और आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, क्योंकि इथाइल क्लोराइड है, अगर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएंगे तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से हैलोजन निकलेगा, तो आंसर होगा आपका इथीन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने बहुत तेजी से सॉल्व करके बताया। दूसरा भी बता दो भाई, डीहाइड्रो रिएजेंट यूज इन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, अल्कोहलिक KOH की एक्वस KOH, समझना। चलिए इसमें हम कुछ और भी बताएंगे आपको, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। आंसर 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी, एल्कोहलिक KOH। चले मान लिया सही है, समझे यहां पर बेटा। एल्कोहलिक KOH जो है कैसी रिएक्शन दे रहा है? जल्दी से बोल दो। एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है ना, ये दे रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। जबकि एक्वस KOH जो होगा वो कौन सी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक। अभी समझेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे बेटा, घबराओ नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म में सब नाम हम आपको सुना चुके हैं, कुछ आपके लिए टफ ऑफ नहीं है अब। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग NSR बोल सकते हैं, है ना, NSR बोल सकते हैं। वेरी गुड। चले, जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करते हैं, बस इतना सा करते हैं कि अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें बेटा वो क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा।
इतनी देर से तो पढ़ रहे थे एल्कीन मिलेगा, बात क्लियर है। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होगा एक्वस KOH के साथ में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। और अल्कोहल हमने बोला कि आप गए थे एल्कीन लेने, अगर एक्वस KOH यूज कर लिया तो आप क्या लेके लौटोगे, अल्कोहल। और अल्कोहल लेके लौटोगे क्या, रास्ते में क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर है। NSR बिल्कुल सही बात है, आंसर बिल्कुल सही है उबैद बेटा, बहुत अच्छी बात। चलें और आगे चलते हैं हम लोग, इतनी बातें हम लोगों ने क्लियर की, इसका आंसर अल्कोहलिक KOH आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पार्ट 3 में, कुछ और आगे की बातें करते हैं, थोड़ी और अच्छी बातों को सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। चलें जल्दी से आ जाएं, सीख लेते हैं। डी हैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड, क्या बताओ किसी को, ये डी रिमूवल, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का रिमूवल, किसका रिमूवल होगा, हैलोजन का रिमूवल होगा। हैलोजन का रिमूवल क्या X के फॉर्म में होगा कि X2 के फॉर्म में होगा, बेटा X2 के फॉर्म में होगा ना। तो रिमूवल ऑफ हैलोजन्स आर नोन एज डी हैलोजिनेशन। और बात की गई है यहां पर बिसनल डाइहैलाइड की, किसकी बात की गई बेटा, बिसनल डाइहैलाइड। क्या आपने बिसनल, जेमिनल, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का नाम सुना है? अगर सुना है तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दो, और अगर नहीं सुना है तो नो लिख दो, ठीक है ना। जल्दी से बताओ कि हमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, बिसनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड बताने की जरूरत है कि आप लोग जानते हैं? जल्दी से बोले, कौन बोला, कोई नहीं बोला अभी तक। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जानने की ज़रूरत है, नहीं सुना है? तब तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आदत है क्लास में एक भी बच्चा ऐसा हो जिसने ना सुना हो, मैं ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, नहीं हो सकता ऐसा। बताते हैं हम बेटा, परेशान बिल्कुल ना होना, हम बताते हैं बेटा, बिल्कुल बताते हैं। चलें समझें, समझोगे, समझोगे। चलें देखें, बिसनल डाइहैलाइड लिखा है यहाँ, ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझने की कोशिश करो। डाई मतलब दो, हैलाइड मतलब हैलोजन, ठीक है। दो हैलोजन लगे होंगे, तो कैसे लगे होंगे, मान लो कि ये दो हैलोजन कुछ इस तरीके से लगे हों, CH3CH, इसी में लगे हैं दोनों हैलोजन। मान लो क्लोरीन यूज कर रहे हैं हैलोजन की जगह पर, तो ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर लगे हैं। दूसरा अरेंजमेंट इनका कुछ इस तरीके से हो सकता है बेटा, कि इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया हैलोजन, यहाँ पर लगा दिया हैलोजन, है कि नहीं है, लग सकता है। तीसरा अरेंजमेंट इनका ऐसा हो सकता है कि CH3 यहाँ पर CH2 का होल N, CH2 और यहाँ पर हैलोजन। और बेटा यहाँ CH3 नहीं बल्कि क्या, CH3 नहीं बल्कि CH2 यूज कर रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं, CH2, क्योंकि एक हैलोजन हमें यहाँ भी लगाना है। तो ये तीन तरीके से डाइहैलाइड बन सकते हैं, इनमें तीन तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं, बताएं जल्दी से। हो सकता है ना, हो सकता है बेटा। जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लगे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। कौन से डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। जब एडजेसेंट पोजीशन पर लगे होते हैं, अगल बगल वाली पोजीशन पर दोनों हैलोजन लगे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिसनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, बिसनल डाइहैलाइड। और यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो बिसनल डाइहैलाइड ही तो यूज करने वाले हैं ना, बिसनल डाइहैलाइड। बेटा जब ये इस तरीके से हो और इसमें जो N लिखा है, इस N की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, हमेशा 1 2 3 4 होगी, उससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा, जैसे ये 0 होगा तुरंत ये नहीं बन जाएगा, बताओ जल्दी से मुझे, बन जाएगा ना, तो वो बिसनल हो जाएगा। तो ये 0 नहीं हो सकता। इनको बोलते हैं हम लोग अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। हम लोगों को ये नहीं पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। एल्काइल हैलाइड जब पढ़ेंगे वहां पर भी ये नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दोनों अच्छे तरीके से हमें जानने हैं बेटा। शॉर्ट में इसको प्यार से हम लोग बुलाते हैं जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, है ना। और इसको शॉर्ट में प्यार से बुलाते हैं विस डाइहैलाइड। क्या बुलाते हैं, विस डाइहैलाइड। बताओ जान गए कि नहीं जान गए, जल्दी से बोल दो। अब बोल दो, जान गए कि नहीं जान गए, नहीं जाने, हम क्या जाने सर।
जल्दी बोलो भाई, जान गए हो अगर तो। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, जान गए, वेरी गुड। चलें तो इसको हम हटा दें, आज्ञा दो प्रभु जी, जान गए। चलें हटा देते हैं फिर इसको हम। अरे भाई ये तो बड़ा मेहनत होगी इसमें। चलें हटाते हैं। चलें भाई, हट गया हट गया हट गया। चलिए, बिस्नल डाई हैलाइड यूज करना था हम लोगों को, है ना। क्या यूज करना था बेटा? बिस्नल डाई हैलाइड यूज करना था, है ना। चलिए भाई, बिस्नल डाई हैलाइड, क्या आप देख के पहचान पाए ये बिस्नल डाई हैलाइड मिला आपको? नहीं पहचान पाए? अरे गधो, अभी पढ़ाया फिर भी नहीं पहचान पाए हैं, तुरंत बोलते हो नहीं पहचान पाए। चले, इसमें क्या करते हैं, जिंक इन अल्कोहल, उसके साथ हीट करते हैं। हीट करने पर ये जिंक जो होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है और ये ZnH2 निकालता है। जैसे ही ये दोनों बॉन्ड जुड़ते हैं तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा। देखना, ध्यान देना, ये देखो ब्लू हो गए, है ना। गुस्सा की वजह से ये ब्लू हुए और ब्लू होकर के क्या किया, कहें कि नहीं जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले, अब जिंक के साथ जाएंगे। ठीक, जिंक के साथ जा करके इन्होंने ZnH2 बनाया और ये जब दोनों गए हैं, आपको पता है 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़ेंगे तो 1 पाई बॉन्ड तो बनेगा। बन गया, बन गया, बन गया। चले, तो ये एल्कीन बन गई। बस इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ये है बिस्नल डाई हैलाइड और बिस्नल डाई हैलाइड से हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करके, सॉरी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं, डीहैलोजिनेशन, क्योंकि रिमूवल किसका हुआ, X2 का रिमूवल हुआ। किसके फॉर्म में, ZnH2 के फॉर्म में। तो इसको हमने बोल दिया डीहैलोजिनेशन ऑफ बिस्नल डाईहैलाइड। क्लियर, क्लियर। चलें आगे की एक बात और सुने, व्हाट इज बिस्नल डाईहैलाइड? कोई बता सकता है आंसर? क्या इतनी देर से क्या बता रहे थे हम? बहुत कुछ बता रहे थे सर, ये हम नहीं बताएंगे, चीटिंग है हमारे साथ। ठीक है, जानते हैं आप लोग बिस्नल डाईहैलाइड अच्छे से। देखो, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े हैं, ये हो गया जैमिनल और ये हो गया आपका बिस्नल। हैलोजन ऑन द सेम कार्बन मींस जैमिनल, जिसको जैम बोलते हैं। बताओ, इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो ये हो गया जैमिनल डाईहैलाइड। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये कह रहे हैं कि नहीं, उसी पे लिख दिया। देखो, हैलोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन मींस विस्नल या बिस। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके कौन से, विस्नल डाईहैलाइड। क्लियर है, यहां अल्फा ओमेगा नहीं बताया गया लेकिन मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये हो गया आपका विस्नल की जैमिनल। बोलो जल्दी से भाई, जैमिनल है ना, एक पे इसका एग्जांपल हो गया। इसका नाम हो गया इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। बेटा कॉमन नेम है ये, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड इसका कॉमन नेम है ये। ठीक, और इसका क्या होगा, इसका कॉमन नेम हम लोग अभी लिखेंगे। ये जो है आपका, ये IUPAC नेम है, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये तो जानते होगे ना, इससे तो जान पहचान हो चुकी, पहले हो चुकी है। चलें अब इस पे आते हैं। इसका एग्जांपल, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। बेटा इसमें फंसा दिया जाता है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। बात क्लियर है, याद रखिएगा। चले, IUPAC नेम तो पता है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन होगा इसका। बात समझ में आ गई? आ गई। चलें, डीहैलोजिनेशन ऑफ बिस्नल डाईहैलाइड। अब बिस्नल डाईहैलाइड का डीहैलोजिनेशन अभी आपने देखा, जिंक इन अल्कोहल, पहले तो नॉर्मल पढ़ा हम लोगों ने। अब इसका एक एग्जांपल बहुत तेजी के साथ देखते हैं। ZnBr2 निकलेगा और यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन या इथाइलिन बन जाएगा। सर स्पीड बहुत है। बेटा समझ में आया कि नहीं? ये तो पहले पढ़ चुके हो ना, अभी अभी तो पढ़ाया, नहीं पढ़े हो? बोलो जल्दी से। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो, बताओ अब इसमें क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, बस हम यहाँ से Cl और ZnCl2 निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे। लगा लो जल्दी से। देखो बना, प्रोपाइलिन या प्रोपीन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। देखो यही चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेटा यही खास बात होती है कि अगर ये आ गई तो फिर भूलती नहीं है। ठीक है ना, मगर आती थोड़ी सी देर में है। अगर समझ के पढ़ते हैं आप तो बहुत जल्दी भी आ जाती है। ठीक, और भूलती नहीं है बिल्कुल भी। तो भूलने का कोई सिस्टम ही नहीं, एक बात पढ़ लो और कई सारी रिएक्शंस आपके दिमाग में आ ही जाती हैं, आप समझ ही जाते हैं चीज़ों को। तो बताओ इसमें कुछ नहीं है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली बेटा अभी तक, है ना। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर लिया, डीहैलोजिनेशन कर लिया हम लोगों ने, एलिमिनेशन भी कर लिया, मतलब हाइड्रोजिनेशन भी कर लिया, है ना। चले और आगे चलते हैं, डीहाइड्रेशन करते हैं। अब क्या करते हैं? डीहाइड्रेशन। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर।
किसका रिमूवल होने वाला है अब यहाँ पर। और डिहाइड्रेशन से तो आप लोग वैसे भी वाकिफ होंगे, अक्सर होता रहता है ना, डिहाइड्रेशन मतलब H2O का रिमूवल, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। कैसे रिमूवल होगा, किसके साथ में रिमूवल होगा, आइए उसी चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। ये है आपका अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हेडिंग पढ़िए ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या करते हैं, 95% H2SO4 जिसको 443 केल्विन टेम्परेचर पर, या हम ले सकते हैं Al2O3 मतलब एल्युमिना को 623 केल्विन टेम्परेचर पर, इन दोनों में से किसी को ले सकते हैं और ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएगा, है ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएगा। लेकिन याद रखिएगा बेटा कि अगर H2SO4 ये 95% मतलब कंसंट्रेट H2SO4 लिखा मिल सकता है तो क्या गलत बताओगे उसको, गलत तो नहीं बताओगे, मान लोगे ना कि हाँ बात सही है भाई, 95% की जगह अगर कंसंट्रेट H2SO4 लिखा मिले तो उसको भी सही मानना है आपको। ठीक है, 443 केल्विन टेम्परेचर पर अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो अल्कोहल की, तो मिलने वाला प्रोडक्ट आपका एल्कीन होगा। कौन होगा, एल्कीन होगा। अगर यही सेम रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर कराओगे, 413 केल्विन टेम्परेचर पर कराओगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट ये नहीं होगा, कौन होगा, ईथर होगा। कौन होगा बेटा, ईथर होगा। याद रखिएगा, अल्कोहल वाले चैप्टर में हम लोग बातें करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो यहां पर बात करते हैं एल्कीन्स की। यहां से क्या होगा, ये निकलेगा OH और ये H मिलके H2O। भाई रिमूवल किसका करना है डिहाइड्रेशन में, H2O का करना है ना, तो H2O का रिमूवल होगा, तो यहां से सीधे सीधे ये H2O का रिमूवल हुआ। अब अगर ये रिमूवल हुआ, एक बॉन्ड यहां से सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यहां से, दोनों मिलेंगे जुड़ेंगे तो बनेगा क्या, पाई बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, है ना, 2 कार्बन की एल्कीन बन गई। बात क्लियर है। चले, ये बन गई एल्कीन, ये है जनरल रिएक्शन। अब इसका कोई एग्जांपल देखने की कोशिश करेगा, तो सीधे सीधे देखो, यहां से तो H2O निकाल के इथीन नहीं बना पा रहे हो क्या, बनाया कि नहीं बनाया, जल्दी बताओ। नहीं बनाया, नहीं बनाया, बोलते बहुत कम हो तुम लोग, कमेंट नहीं करते हो। चले एक और अल्कोहल, इससे बताओ एल्कीन बना रहे हैं। अब फिर वही कंडीशन बेटा, यहां ध्यान दो, अल्फा और बीटा डैश। भाई हमने क्या किया, OH तो अल्फा से निकाल सकते हैं हम, लेकिन बीटा और बीटा डैश दोनों से अगर हम क्या करते हैं, किसी में से, दोनों में से किसी से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना, यहां तो सेम ही बनेगा। ठीक, लेकिन अगर एक और कार्बन बढ़ा दिया जाता तो सेम ना बनता, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहां से क्या आंसर बनेगा हमारा बेटा, यहां से H और OH निकालोगे तो बनेगा आंसर आपका ये बनेगा, प्रोपाइलिन की नहीं बनेगा, बनेगा। अब अगर दूसरी जगह से निकालना हुआ, चले नहीं है निकालना, दूसरी जगह से निकालना होगा तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा। आप लोग डिसाइड करना जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था। अब यहां पर मैच द एंट्रीज ऑफ लिस्ट 1 विद एप्रोप्रिएट एंट्रीज ऑफ लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो एंट्रीज हैं उनको क्या करना है, आपको मैच करना है। हमने सिखाने की कोशिश की है। देखिए बेटा, यही टर्म अभी तक हम लोगों ने यूज किए हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में। कौन कौन सा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहेलोजिनेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, यही टर्म यूज किए हैं। लिस्ट 2 में लगा हुआ है, किसके साथ होता है, रिएजेंट को हमने मिला दिया। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है ये बात आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक जितना प्रिपरेशन पढ़ा, अगर ये टर्म्स आप लोग वाकिफ हैं, रिएजेंट आपको याद हो गया, तो समझ लीजिए फिर तो मजा आने वाला है कि नहीं है मजा आने वाला है। बताओ जल्दी से, डिहाइड्रेशन कोई मिलाएगा, मिला के बता रहे हो कि मैं बताऊं, जल्दी से बोलो, टाइम बचाना है बहुत तेज हम लोगों को। बताओ, मिला के बता रहे हो कि मैं बता दूं। सर कुछ तो हमें भी बताने दीजिए, सब आप ही बता देते हैं। बता रहे हो क्या, अदिति ने बताया बी। 2 का डी। बताना क्या चाह रहे हो तुम लोग, बताना क्या चाह रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन ना समझ पाए लग रहा है।
चलो सुनो, देखो यहाँ देखो, समझो, जल्दी समझो। यहाँ पर क्या करना है, हमें इनका वो बनाना है, मैच करना है कि किसका किससे मैच होगा, है ना। ये नहीं बताना कि कौन सा सही है, ऑप्शन समझ के बताना शुरू कर दिए कि दूसरे का डी कि तीसरे का चौथा, है ना। ये सब नहीं बताना था बेटा। डिहाइड्रेशन बताओ, डिहाइड्रेशन कब होता है, जल्दी बोलो। डिहाइड्रेशन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हो, यहां से नहीं बोल रहे हो। पानी निकालने के लिए अभी ये नहीं यूज किया था, तो फर्स्ट का बी हो गया मैचिंग में। और बताओ जल्दी से, क्या हमने आपको डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ाया था, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं सॉरी हाइड्रोजिनेशन दिया यहाँ पर, पढ़ाया था। तो बताओ हाइड्रोजिनेशन किससे कराया था, लिंडलार कैटालिस्ट से, इसी से कराया था ना, कराया था। याद आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक है, तो मतलब तीसरे का कौन सा होने वाला है, ए होने वाला है, तीसरे का ए होने वाला है। अच्छा ये बताओ फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किससे हमने कराया, अल्कोहलिक KOH से कराया था ना बेटा, तो ये अल्कोहलिक KOH हो गया। अब बताओ डिहैलोजिनेशन किससे कराया था, जिंक इन अल्कोहलिक से कराया था। तो बस आंसर जो आपको मिलना है ए का बी, यहाँ आ भी गया है, ए का बी, मतलब फर्स्ट का बी मिलेगा, दूसरे में क्या होगा, सेकेंड का डी मिलेगा, और थर्ड का हाइड्रोजिनेशन का ए मिलेगा, और फोर्थ का सी मिलेगा। तो जल्दी से हम सब हटा के ये दिखा देते हैं आपको कि आंसर तक आप लोग पहुंच चुके हो। बात पूरी समझ में आ गई है, अच्छे से क्लियर है सबको। उबैदुर रहमान ने मिलाया भी था, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का सी। बिल्कुल सही मिलाया बेटा, बिल्कुल सही मिलाया एकदम। एक साथ सारे रिएजेंट्स आप लोग समझिएगा। एल्कीन वाले चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने इतने रिएजेंट्स यूज किए। आगे बढ़ जाएं क्या, चलें आगे बढ़ते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूट-1-इन। ब्यूट-1-इन के प्रिपरेशन के लिए आपको रिएक्शन लिखनी है। देखिए ये सब क्वेश्चंस टाइप इसलिए डाले जिससे कि आप लोगों के रिफ्लेक्स में आए। जैसे ही हमने बोला कि अल्कोहल से आपको ब्यूट-1-इन का प्रिपरेशन करना है, तो आप तुरंत समझ पाए कि कौन सा यूज करना है हमें। अल्कोहल से करना है, एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो बताओ तुरंत आपको क्या समझ में आ रहा है, डिहाइड्रेशन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, आ रहा ना, तो डिहाइड्रेशन करा देते हैं इसका, बस सिंपल सी बात है। आंसर क्या होगा, देखो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन किसके साथ, वही H2SO4 के साथ ना, ये कराते थे, डिहाइड्रेशन करा देते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ से OH, यहाँ से H निकल करके H2O निकल के बाहर हो जाएगा। देखो कैसे कैसे हो रहा है, ये H2O निकला यहाँ से, वो वहाँ पर एल्कीन बनेगी। अब देखो खटाखट 1-ब्यूटीन बन गई है, H2O निकल गया। नहीं समझ में आया, जल्दी से बोलो, नहीं आया अभी भी, आ गया ना, आ गया। चलो जाना नहीं चाहिए बेटा। चले, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूट-1-इन, कहां से, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। बताओ एल्काइल हैलाइड से बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, अरे जिंक इन अल्कोहल ना, ZnH2 निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकालोगे नहीं बेटा, डिहैलोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है। एल्काइल हैलाइड है ना, डाई हैलाइड थोड़े ही, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में क्या करते थे हम लोग, एल्काइल हैलाइड में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कौन कराता था, अल्कोहलिक KOH कराता था, है ना। तो इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ करा देते हैं। ब्यूट बनाना है तो बस 4 कार्बन का एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया, ये बनाया, यहाँ से रिएक्शन कराई, किसके साथ में कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे। यहाँ से क्या होगा, K के साथ में Br, OH के साथ में H, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, और ये देखिए प्रिपरेशन कर चुके हम लोग 1-ब्यूटीन का। नहीं समझ में आया, बोलते नहीं है बेटा आप लोग, बताएं, क्लियर, वेरी गुड, और अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलें बी, ये हो गया बी अपना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या फ्रॉम बिस्नल डाइहैलाइड बनवा रहे हैं ये लोग, बिस्नल डाइहैलाइड। तो क्या करोगे, 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लोगे, कार्बन नंबर इधर से जाओगे तो तीसरे और चौथे पर क्या लगा दोगे, हैलोजन लगा दोगे, है ना। बिस्नल डाइहैलाइड में जिंक के साथ में रिएक्शन करा के ये बनाना है। अब बनाओगे किससे, देखो इसी से तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, और रिएक्शन किसके साथ कराओगे, जिंक के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो सीधे सीधे अब बेटा ये कुछ अलग मत समझ लेना, वहां हमने ये पढ़ाया था जिंक इन अल्कोहल, तो यहां अगर हम ये लिख दें जिंक इन अल्कोहलिक KOH तो गलत होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो ये रिएक्शन से आप लोग बना सकते हैं क्या, 1-ब्यूटीन, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, ZnBr2 ना। ये देखो नीले नीले हो गए गुस्सा की वजह से, और नीले नीले हुए तो कहेंगे हटो, हम निकल गए। कहाँ गए निकल के, गायब हो गए, नहीं बेटा गायब नहीं हुए, देखो यहीं है, कहाँ है, देखो ये है, निकला। रिएक्शन समझ में आई, जल्दी से बोलो,
क्लियर? बोल दो भाई, क्लियर और नॉट? क्लियर है? क्लियर है। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। पार्ट हम लोग कई पढ़ चुके हैं, अब एक एमसीक्यूज का सेशन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, रिएजेंट यूज इन डिहाइड्रेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। डिहाइड्रेशन देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोगों को। ये कहते हैं जब डिहाइड्रेशन पढ़ाया, मैंने नहीं बनाया बेटा, ऐसा ही होता है क्वेश्चन में, ठीक है? तुरंत मेरे तरफ देखने लगते हैं कि आप ही तो बना रहे हो यहाँ खड़े होकर के बेवकूफ़, ठीक? कोई और थोड़ी बना रहा। बेटा हमने नहीं बनाया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इसीलिए हम ऐसे पढ़ा रहे थे जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। क्या बेवकूफ़ बनाया जाता है? पढ़ाते समय हमसे कहा गया कि डिहाइड्रेशन जो है हम लोग कितने पे कराते हैं? 443 केल्विन पे कराते हैं, है ना? तो वहाँ केल्विन बता दिया। इनको यहाँ पर भी जो है टेम्परेचर में यूनिट चेंज करने में मजा आ रहा है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लिख करके दिया है। बताओ कितनी गलत बात। और साथ में ये तो ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ गया है। फिर उसके बाद में यहाँ देखो केल्विन में लिख के दे दिया 623 केल्विन। भाई यहाँ तो केल्विन में ही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? और आंसर आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया, पता नहीं क्या देख रहे हो। अच्छा बताया तो बहुत सारे बच्चों ने बताया भाई, बहुत अच्छी बात है। उबैद ने बताया, तविश ने बताया, हुसैन ने बताया और सुजैन ने बताया। बिल्कुल बात सही है, आपका आंसर सी होगा, है ना? कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। आप लोगों को मजा आ रहा होगा और थोड़ा सा एल्कीन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, लग रहा है ऐसा। नहीं कर रहे हो? चले आंसर बताएं पहले, उसके बाद एंजॉय बताएं कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चले भाई आंसर आ रहे हैं वेरिएबल। तविश ने बताया था डी, हुदा ने बताया सी और उबैद कह रहे हैं जी नहीं, और सुजैन ने बताया ए। अरे भाई डी हैलोजिनेशन भूल गए आप लोग। डाई और टेट्रा हैलोजन में से, मतलब बिस्नल डाई हैलाइड में से हम डी हैलोजिनेशन कराया था कि नहीं कराया था? भाई डी हैलोजिनेशन डाई हैलाइड में से कराया था। किसको लिया था? बोलो जल्दी से, किसको लिया था? अरे भाई डी हैलोजिनेशन में दोनों हैलोजन को जिंक लेके उड़ जाता था, ZnX2 ना निकलता था। तो बताओ क्या लोगे? जिंक इन एल्कोहल, यही तो लोगे। इसमें गलत करने की क्या बात है भाई? गलत कर देते हैं आप लोग खटाक से, गलत नहीं किया जाता है ना? चले खैर वेरी गुड, कोई बात नहीं। आप लोगों का अगर आंसर गलत हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।